सोचो अगर तुम्हारा कोई दूर का फूफा तुम्हारे घर आया है, तुमने तो पहली बार देखा है उसे, बट वो दावा कर रहा है कि तुम्हारा बचपन उसकी गोदी पे बीता है। अब खाने की बारी आता है और वो खाता ऐसे है कि भाई साहब वो खाना नहीं खा रहा है, तुम्हारा जायदाद का एक एक हिस्सा खा रहा है वो। और फिर तुम भी कम नहीं हो, आंखों का नजर कुछ ऐसा कि एक बार अगर देख लिया ना बुरी नजर से किसी को, तो भाई साहब 2 दिन तक टट्टी ना हो उसका। तो तुम्हारा ये मनुष्यत से भरा हुआ बुरा नजर फूफा के खाने पे जब पड़ता है और हो जाता है उन्हें एसिडिटी, तो तुम क्या करोगे? हाँ, लेट मी गेस, तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, तुम इसमें से चॉइस करना। क्या तुम अपने फूफा को एसिडिटी का प्रॉब्लम से निकालने के लिए लेमन जूस दोगे, विनेगर दोगे, या फिर दोगे तुम बेकिंग सोडा? बेबी, हम तो हार्पिक जूस पिलाएंगे फूफा को। क्या है कि हमारा फूफा कभी हमें जाते वक्त पैसा देके नहीं जाता है। ये भी ठीक है। देखो, अगर एसिडिटी फूफा को तो फिर भी चलता है, बट अगर एसिडिटी हो तुम्हें तो तुम क्या करोगे? इसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा क्या होता है एसिड। इट्स लाइक इस चैप्टर के अंदर मैं एक लव स्टोरी बताऊंगा मैं तुम्हें, सही में इट्स लव स्टोरी ऑफ एसिड एंड बेस। 2 बिल्कुल ही अलग अलग लोग, बट उन दोनों का प्यार अटूट है भाई। और फिर इन दोनों के प्यार से ही बनता है साल्ट, उनका नन्ना सा बेबी कह सकते हो तुम। सब स्पॉइलर पहले ही दे रहा हूँ। नहीं, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। पर इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये चैप्टर समझ आए। तो इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं। अब जैसे किसी भी कहानी के अंदर पे होता है एक हीरो और एक हीरोइन, तो हमारी इस कहानी के अंदर में जो हीरो है उसका नाम है एसिड एंड हीरोइन का नाम है बेस। हाँ, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है तो हीरोइन का नाम भी बेस एंड एसिड। हाँ, मत पूछो, लड़कों के नाम के पीछे कोई सेंस नहीं बनता, तो यहाँ भी नहीं बन रहा है। अब तुम्हें पता है कि हीरो और हीरोइन के पास एक सुपर पावर होता है, राइट? अब हमारे एसिड के पास सुपर पावर है क्या कि वो वाटर पे मिक्स होते ही हाइड्रोजन यानी कि H+ आयंस को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जो भी तुम कहना है कह लो। उसी तरीके से जो हमारा बेस है, हीरोइन है, वो प्रोड्यूस करता है OH- आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करता है, जैसे उसे पानी में मिला दिया जाता है। तो ये इन दोनों का सुपर पावर है, राइट? इनके अलावा ये देखते कैसे है? बिल्कुल ही अलग। तुम कह सकते हो फिजिकली लड़के और लड़कियां अलग होते हैं, तो हीरोइन है और हीरो है, दोनों का अलग अलग नेचर होगा, राइट? तो फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हो इसे तुम, आई गेस। हाँ, तो एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखते हैं 1 by 1। तो सबसे पहला बात करते हैं एसिड का। तो देखो, एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है, राइट? सेकंड, ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड क्या है? इसका नेचर जो क्या होता है? कोरोसिव नेचर का होता है, यानी कि हाथ लगाओगे तो जल जाओगे भाई साहब। एंड फोर्थ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आखिरी है, इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये पीएच वैल्यू क्या है, ये ब्लू लिटमस है, रेड लिटमस क्या है, तो आगे रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, समझ जाओगे। अब बात करते हैं जो हीरोइन बेस है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि भाई जैसे लड़कियां होती है बहुत ही ज्यादा ठीक है, जज नहीं कर रहा, बट खरूस होती है, राइट? सही में होती है यार, मान लो तुम लोग भी। एटलीस्ट मेरे साथ तो सब लोग खरूस ही है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ बेस के साथ भी ऐसा है, तीते के करेले जैसा, बहुत ही क्या बताए, बिटर इन टेस्ट, यही समझ लो तुम। और दूसरा, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एंड थर्ड, ये भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, आसानी से तुम बेस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हो। एंड फोर्थ, एक चीज अलग है यहाँ पे बस कि देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, बेस कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। एंड आखिरी चीज, बेस का हमेशा पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है। अब देखो, जब सच्चा प्यार होता है ना, तो जो फिजिकल अपीयरेंस है तुम्हारा, तुम कैसे दिखते हो, वो इतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि तुम लोगों के बीच कैसा बॉन्डिंग है, यानी कि तुम लोगों के बीच कैसा केमिस्ट्री है, तुम कह सकते हो। तो एसिड और बेस के केस पे हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज से ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देना है, राइट? बट देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि ना तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा है ना मेरा अच्छा है। कुछ बेसिक चीजें होगा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर ही हम समझ पाएंगे कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस का वो क्या है, कैसा बॉन्डिंग है आपस में इन लोगों का। तो पहले जानना है हमें क्या टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप ऑफ बेस, एंड सेकंड जानना है हमें इंडिकेटर्स, यानी कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ये 2 चीजें जानने के बाद हम आएंगे इस केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो पहला बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड्स का। तो जनरली जो कॉमन टाइप होता है एसिड का, पहला है क्या? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। नाम से समझ आ रहा है, जो ऑर्गेनिक होगा वो नेचुरली मिलता है, ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक होगा वो आर्टिफिशियल बनाया जाता होगा लैब के अंदर पे, राइट? एग्जांपल्स क्या क्या है? एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड आखिरी साइट्रिक एसिड। और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आखिरी फॉस्फोरिक एसिड।
अब देखो इसके अलावा दो अलग टाइप के भी एसिड्स होते हैं जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। बट ये समझो ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एसिड एक तरीके से सेम ही है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो जो वीक एसिड होता है ना वो क्या होता है कि वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या होता है कि मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से, ठीक है। और जब मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से तो वो क्या करता है, ज्यादा अमाउंट पे जो हाइड्रोजन आयन होता है यानी कि H+ आयन होता है वो रिलीज कर पाता है वाटर के अंदर पे। जबकि जो वीक एसिड होता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता है तो वो जो H+ आयन है वो भी अच्छी तरीके से क्या करता है, रिलीज नहीं कर पाता है। और जो एग्जाम्पल है ना ये बिल्कुल देखो कैसा है, देखो एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वो पहला जो टाइप हमने पढ़ा था ना उसी का ये एग्जाम्पल्स है। जो वीक एसिड है उसका एग्जाम्पल क्या है, जो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर में एग्जाम्पल्स था ना वही है। और फिर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या है, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स है उसका एग्जाम्पल है। तो तुम अब कह सकते हो जो नेचुरली फाउंड एसिड्स होते हैं ना हमारे पास वो वीक एसिड्स होते हैं, और जो लेबोरेटरी पे बनता है, लैब में बनता है ना जो एसिड्स वो क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, लाइक तुमको जला भी देगा वो, ठीक है। अब इन दोनों टाइप के अलावा एक तीसरा टाइप भी होता है, ठीक है, जिसका नाम है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। बट ये क्या है ये समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब हम ना एसिड या बेस को पानी पे मिक्स करते तब क्या होता है। तो इसका जवाब ये है कि तब होता है ये कंसंट्रेशन और ये डाइल्यूट एसिड या बेस, ठीक है। क्योंकि हम अब एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एसिड के बारे में जानेंगे, बट बेस का भी सीन ऐसे ही रहता है, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, अगर तुमने एसिड के ऊपर पानी डाला ना तो भाई साहब होगा बहुत बड़ा धमाका और तुम्हारा मुंह का बन जाएगा भरता। तो प्रॉपर वे है कि मिक्स जब करना होता है पानी और एसिड या बेस जो भी चीज है तो हमारा काम ये रहता है कि हमें पानी के अंदर पे एसिड या बेस को मिलाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे घुला घुला के हिला हिला के, ठीक है। हिला हिला के मतलब पानी को थोड़ा हिला हिला के देन तुम एसिड डालो या बेस डालो जो भी डालना है, ये है प्रॉपर फॉर्म। तो जो मैंने एग्जांपल तुम्हें एसिड का बताया ना बेस का भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो अब मैंने ये क्यों बताया कि एसिड को या बेस को पानी के अंदर में मिक्स क्यों किया हमने, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना तो डिपेंड करता है कि हमने उस पानी के अंदर पे कितना एसिड डाला या कितना बेस डाला। मान लो उस पानी के अंदर पे एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें बेस का बताऊं ना वो भी ऐसे रहेगा, अगर मैं पानी के अंदर में बेस जो होगा वो ज्यादा डालता हूं तो वो कंसंट्रेटेड बेस होगा, और अगर पानी से जो बेस या एसिड का अमाउंट कम होता है तो वो होगा डाइल्यूट, यानी कि थोड़ा वीक कह सकते हो, कमजोर कह सकते हो। जहां पानी की क्वांटिटी ज्यादा है और जो एसिड या बेस का क्वांटिटी कम होता है तो उसे कहता है डाइल्यूट एसिड या बेस जो भी होगा। तो अब तुम्हें ये क्लियर है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या चीज होता है। तो एसिड का पहले बात करते हैं एंड देन हम बाद में बात करेंगे बेस के बारे में, क्योंकि हमने अभी तक बेस का स्टार्ट नहीं किया है। मैंने बस तुम्हें कंसंट्रेटेड क्या होता है एंड डाइल्यूट क्या होता है ये समझाया कि जब पानी के अंदर में एसिड या बेस को मिलाया जाता है तब ये दो प्रॉपर्टीज बनता है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट वाला। हाँ, इतना लंबा नहीं खींचते हैं, बात करते हैं कि जब कंसंट्रेटेड में क्या होता है, ऐसा वाटर सोल्यूशन जिसके अंदर पे एसिड, ठीक है, एसिड का जो अमाउंट होता है ना वो ज्यादा होता है पानी से। लिटरली मैंने तौर पे यही बताया था तुम्हें। तो उस कंडीशन को कहता है कि ये है क्या, कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि हमें एसिड के अमाउंट ज्यादा है पानी से। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड डाइल्यूट का एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल ही उल्टा होगा, यहाँ में पानी का क्वांटिटी ज्यादा होगा, एसिड का क्वांटिटी कम होगा। तो इस टाइप का जो मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड वाटर होगा वहां में क्या होता है, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। एग्जांपल होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब बेस का बात करते हैं, बिल्कुल एसिड की तरह ही है बेस भी। पहला टाइप होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर पे, और जो वीक होता है वहां में क्या होता है, बेस कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है वाटर के अंदर पे। और जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो वो OH आयंस, क्योंकि मैंने बताया है कि बेस जो होता है वो OH माइनस आयंस को रिलीज करता है वाटर के अंदर पे। तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है वहां पे ज्यादा आयंस रिलीज होता है क्योंकि वो मिक्स हो चुका है, यानी कि डाइल्यूट हो चुका है। बट जहां वीक होता है, जहां मिक्स नहीं होता प्रॉपर्ली, वहां OH माइनस आयंस का जो क्वांटिटी है वो कम होता है, यानी कि वो कम रिलीज करता है पानी के अंदर पे OH माइनस आयंस। एंड जो एग्जांपल का बात करो तो स्ट्रॉन्ग के अंदर पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड वीक बेस का जो एग्जांपल है वो है अमोनिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेस, ठीक है। ऑर्गेनिक नाम से समझ आ रहा है नेचुरली जो मिलता है, और इनऑर्गेनिक जो नेचुरली नहीं मिलता है, लैब में बनाया जाता होगा। एग्जांपल ऑर्गेनिक का पैराडिन एंड इनऑर्गेनिक का सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब उसके बाद है आखिरी कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेस। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर पानी से बेस का क्वांटिटी ज्यादा होता है तो वो होगा कंसंट्रेटेड, और इसका एकदम उल्टा अगर होता है कि पानी का क्वांटिटी ज्यादा है बेस का क्वांटिटी कम है तो वो होगा डाइल्यूट बेस, ठीक है। अब एग्जाम्पल का बात करते हैं तो जो कंसंट्रेटेड बेस होता है उसके अंदर पे तुम कह सकते हो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो डाइल्यूट का है वहां पे तुम कह सकते हो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हाँ एसिड और बेस का अलग अलग टाइप्स होता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक ग्लास रख दूं सिंपली, ठीक है, और मैं पूछूं तुम्हें कि इस ग्लास के अंदर में पानी है, एसिड है या बेस है, मुझे बताओ। बाय गॉड, अगर तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि भाई मैं इसे पी लेता हूँ, पी के पता कर लेता हूँ, या फिर अपने जीभ से चाट के पता कर लेता हूँ कि एसिड है या बेस है या वाटर है, तो भाई साहब तुम गजब हो सही में। नहीं, इस काम के लिए हमने रखा हुआ है इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है, अपने कलर को या अपना स्मेल को चेंज करके तुम्हें ये बता देता है कि ये जो वाटर सोल्यूशन है ना, ये क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर एक नॉर्मल वाटर है। अगर नॉर्मल वाटर होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट अगर एसिडिक होता है या बेसिक होता है ना, तो वहां पे या तो कलर पे चेंज आएगा या तो स्मेल पे चेंज आएगा। तो पहला टाइप देखते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ कलर पे चेंज होगा। तो बेसिकली ऐसा दो टाइप होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो नेचुरल होता है नॉर्मली समझ आ रहा है, जो नेचुरली पाया जाता है इंडिकेटर्स है, और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो क्या है, जो लैब पे बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल का बात करूं जो नेचुरल का है तो दो याद रखना, पहला है लिटमस और दूसरा है टर्मरिक, ठीक है। और दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। अब इनमें कैसे कलर चेंज होता है वन बाय वन हम देखेंगे, बट अभी के लिए जो सेकंड टाइप है जहां में कलर पे चेंज नहीं होता बस स्मेल पे चेंज होता है, उसे देखते हैं। इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिकेटर्स का जो है स्मेल पे चेंज होगा, ना कि उनके कलर चेंज होगा। तो एग्जांपल का बात करूं तो क्या है, तीन याद रख लेना, ऑनियन है, वनीला एसेंस और आखिरी है क्लोव ऑयल। अब ये तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एसिड एंड बेस के केस पे वो देखते हैं स्टेबल के साथ। बहुत इजी है, देखो ऑनियन है तो ऑनियन के ऊपर अगर तुम एसिड गिराओगे तो जो स्मेल होगा ना उसका वो वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट अगर उसके ऊपर तुम बेस गिराते हो ना तो उसका जो स्मेल है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा वेनिला एसेंस है ना, इसके ऊपर जब तुम एसिड गिराते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा उसके स्मेल पे, ठीक है। बट अगर तुम उसके ऊपर गिराते हो बेस तो उसका जो स्मेल है वो गायब हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली यही चीज होता है क्लोव ऑयल के साथ भी। अगर उसके ऊपर तुम एसिड गिराते हो तब तो स्मेल जैसा है वैसे रहेगा, बट बेस गिराते उसका जो स्मेल है वो बिल्कुल ये वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये तो मैंने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का बताया, बट मैंने तुम लोग को ना जो कलर वाला नहीं बताया था, तो वन बाय वन बताता हूँ। पहले नेचुरल का बताता हूँ, फिर सिंथेटिक का बताता हूँ, ठीक है। शुरुआत करता हूँ लिटमस पेपर से। देखो लिटमस पेपर ना नेचुरली पाया जाता है एक पर्पल कलर पे, ठीक है। पाउडर फॉर्म में हो सकता है या फिर कोई सोल्यूशन के फॉर्म पे होगा, ठीक है। अब पर्पल होता है, तुम्हें पता है नेचुरल कलर लिटमस का, राइट। पहले सोल्यूशन का बात करते हैं, तो अगर लिटमस सोल्यूशन के अंदर पे एसिड डाल दिया तो वो पर्पल से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहीं पे अगर उस पर्पल लिटमस सोल्यूशन के अंदर पे तुमने बेस डाल दिया तो वो ब्लू पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था लिटमस का जो सोल्यूशन है, जो पाउडर फॉर्म पे होता है, ओरिजिनली जो पर्पल फॉर्म पे होता है, उससे कैसे हम कलर को कन्वर्ट करते हैं रेड या ब्लू पे, डिपेंडिंग ऑन कि तुमने बेस का इस्तेमाल किया या एसिड का इस्तेमाल किया। बट एक दूसरा फॉर्म भी होता है जो कि तुम जानते हो इसके बारे में, ठीक है, कहीं ना स्कूल पे या आपने केमिस्ट्री लैब पे देखा होगा, लिटमस पेपर या फिर डाई पेपर भी कह सकते हो, जो कि दो कलर पे होता है, राइट, ब्लू या रेड। देखो जो पेपर फॉर्म पे होता है ना लिटमस, वो पर्पल फॉर्म पे नहीं होता, बट जो ओरिजिनल जो नेचुरल फॉर्म होता है ना वो पर्पल फॉर्म पे होता है, याद रखना ये बात। तो मैंने बताया तुम्हें कि जो लिटमस पेपर होता है वो दो कलर पे होता है, ब्लू और रेड। तो अगर तुम ब्लू लिटमस के अंदर पे एसिड डाल देते हो तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहीं पे अगर तुम्हारे पास है रेड लिटमस और उसके ऊपर तुमने डाल दिया बेस तो वो ब्लू पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिटमस पेपर के बाद आता है टर्मरिक पे। तो नेचुरल कलर जो होता है ना टर्मरिक का, वो होता है येलो, और अगर तुम इस टर्मरिक के ऊपर डाल देते हो एसिड तो वो कोई कलर चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है, येलो का येलो ही रहेगा। बट अगर उसके ऊपर तुम बेस डालते हो ना तो वो रेड कलर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, नेचुरल कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, नाम से समझ आ रहा है मिथाइल ऑरेंज, और अगर इसके ऊपर तुम डालते हो एसिड तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डालते हो बेस तो वो येलो पे कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आखिरी है फिनोप्थिलीन, देखो ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो अगर इस कलरलेस लिक्विड के ऊपर तुम एसिड डाल देते हो ना तो वो कलरलेस ही रहेगा, जैसा है वैसे रहेगा। बट अगर तुम बेस डाल देते हो तो वो पिंक कलर पे दिखने लगेगा तुमको, ठीक है। तो इसी के साथ जो भी इंडिकेटर से वो हो चुका है, हमने टाइप ऑफ एसिड एंड बेस भी देख लिया है। एंड नाउ अब तुम तैयार हो उस चीज के लिए जिस चीज के लिए मैं तुम्हें तैयार करना चाहता था, केमिस्ट्री। यार रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों के बीच केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए, राइट।
और अब हो चुका है गैस। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो दोनों का बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, केमिकल, बट फिर भी किस तरीके से उन दोनों में कुछ चीजें कॉमन है और क्या है नहीं है, वो चीजों को देखेंगे। पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पे चाहे एसिड हो या बेस हो, 4 प्रॉपर्टीज होगा। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब तुम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो उससे एक गैस रिलीज होगा जिसे कहते हैं हाइड्रोजन। कैसे? देखो, तुम्हारे पास एसिड है, तुम्हारे पास मेटल है, तुमने दोनों को रिएक्ट करवाया तो बनेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तुम्हारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल के नाम पे तुम्हारे पास है जिंक। दोनों को रिएक्ट करवाया तुमने और बना जिंक क्लोराइड, और साथ साथ एक गैस रिलीज होगा जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन। अब देखो, तुम्हें ये चीज पता है कि हाइड्रोजन कलरलेस होता है, हम देख नहीं सकते गैस है वो, बट प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि हाँ, इस रिएक्शन से हमें एक गैस मिला है जिसे कहते हैं हम हाइड्रोजन। तो कैसे प्रूव करेंगे वो चीज? बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, कोई जलता हुआ चीज, चाहे वो कोई कैंडल हो या लाइटर हो, कुछ भी हो, जलता हुआ चीज उस रिएक्शन के ऊपर रख देना है, उससे एक साउंड रिलीज होगा। मतलब ऐसा साउंड रिलीज नहीं होगा, सॉरी, इट्स अ पॉप साउंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से साउंड होगा। सॉरी हाँ, खैर जो भी हो, ऐसा साउंड जब भी रिलीज होगा समझ जाना कि हाँ, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। एंड देन अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी का। जब तुम एसिड को रिएक्ट करवाओगे किसी मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा? इन सिंपल एंड शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक गैस रिलीज होगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। बहुत ही कॉमन है, पता है तुम्हें। कब होता है? जब तुम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ। अब देखो, दोनों को अलग अलग से समझते हैं, ठीक है। क्या होता है एग्जैक्टली? मान लो तुम्हारे पास एसिड है, मेटल कार्बोनेट है, रिएक्ट करवाया, 3 चीज बनेगा, साल्ट बनेगा, सेकंड क्या बनेगा? गैस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड पानी यानी कि वाटर बनेगा। एग्जाम्पल का बात करो, एसिड के नाम पे तुम्हारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमेशा की तरह ही, एंड मेटल कार्बोनेट के नाम पे तुम्हारे पास है सोडियम कार्बोनेट। रिएक्ट करवाया तुमने, एक साल्ट बना जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, एंड एक गैस बना जिसे कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी यानी कि HO2। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा गैस था कि हाँ, अगर हम रिएक्ट करवाते एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो क्या होगा? हाँ, तुम्हारे पास एसिड है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों को रिएक्ट करवाया, एक ही चीज बनेगा, साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा एंड पानी बनेगा। एग्जाम्पल वो भी देख लो, एसिड के नाम पे हमेशा की तरह अब तुम्हारे पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के नाम पे तुम्हारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों को रिएक्ट करवाया, बना एक साल्ट जिसे कहोगे तुम सोडियम कार्बोनेट, और जो गैस बनेगा वो क्या होगा? CO2 एंड पानी यानी कि HO2। अब यहाँ भी देखो, वही चीज सवाल उठेगा जो कि एग्जाम में भी बार बार पूछा जा सकता है कि जब तुम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सही में क्या CO2 रिलीज होता है? होता है तो कैसे होता है? प्रूव करके दिखाओ। बहुत सिंपल है, एकदम शॉर्ट पे बताओ ना। तो तुम्हें बस इस्तेमाल करना है लाइम वाटर का। लाइम वाटर से पता कर सकते हो कि हाँ, यहाँ से CO2 रिलीज हो रहा है। अब देखो सीन क्या है, देखो ये जो लाइम वाटर है ना, वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि है तो कलरलेस, ठीक है, पानी जैसा है, बिल्कुल कलरलेस है। बट अगर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर से पास करते हो ना, तो ये जो कलरलेस सोल्यूशन है ना, वो मिल्की कलर का होता है, यानी कि सफेद होता है, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है, चमकने लगता है, जो भी है, जिस वजह से तुम पता कर सकते हो कि हाँ, अगर ये चमक रहा है यानी कि यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुआ है इस रिएक्शन से, ठीक है। अब यहाँ में एक चीज और भी है कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट पे CO2 रिलीज होता है तो अगेन ये जो इसका कलर जो होता है ना, वो जो मिल्की कलर यानी कि व्हाइटिश कलर से ये फिर से ट्रांसपेरेंट कलर हो जाता है अगर तुम ज्यादा अमाउंट पे CO2 गैस उस रिएक्शन के अंदर पे रिलीज करवाओगे तो बेसिकली इतना ही था इन शॉर्ट। तुम्हें पता करना है अगर कि CO2 कहाँ से रिलीज हो रहा है तो लाइम वाटर एकमात्र सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी, अगर तुम रिएक्ट करवाते हो एसिड को बेस से तो क्या बनेगा? साल्ट और वाटर। बहुत सिंपल है, तुम्हारे पास है एसिड एंड तुम्हारे पास है बेस, और इससे क्या बन रहा है? साल्ट और वाटर। एग्जाम्पल ले लो, क्या है तुम्हारे पास? हमेशा की तरह एसिड के नाम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस के नाम पे इस बार तुम्हारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को रिएक्ट करवाया तो साल्ट बना यानी कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड हमेशा की तरह, एंड बना पानी यानी कि H2O। तो इस तरीके से जो हम रिएक्ट करवाते हैं ना एसिड और बेस को, इससे बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या हुआ? दोनों खतरनाक चीजें, दोनों मिक्स हो गए, न्यूट्रल हो गया, कोई खतरा नहीं है अभी, ठीक है।
तो ना एग्जाम के ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या है ये नहीं है, तो मैं थोड़ा समय लगे ना ये भी बता देता हूँ। सेम ही चीज है जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा ना, वही चीजों को तुम्हें छाप देना है। लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो जो साल्ट और वाटर बनता है ना, उसी को कहता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर तुम वही चीज लिखना जो मैंने अभी तुम्हें प्रॉपर्टीज पे बताया कि हाँ देखो एसिड है, बेस है, दोनों ने रिएक्ट किया, साल्ट हुआ और वाटर हुआ, और ये रहा एग्जाम्पल में से, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वही चीज है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी जो प्रॉपर्टी है एसिड का, कि अगर तुमने एसिड को रिएक्ट करवाया मेटेलिक ऑक्साइड से तो क्या बनेगा। देखो बहुत ही सिंपल सा चीज मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ना, इसके अंदर में जो भी चीजें आते हैं ना वो बेसिक इन नेचर होता है। तो टेक्निकली जो थर्ड प्रॉपर्टी था कि एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने के बाद साल्ट और वाटर बनता है, यहाँ में भी वही होगा, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है ना वो तो बेसिक इन नेचर ही है। तो देखो अगर तुम रिएक्ट करवाते हो एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड को तो साल्ट और वाटर ही बनेगा। एग्जांपल ले लो, हमेशा की तरह एसिड के नाम पे तुम्हारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटेलिक ऑक्साइड के नाम पे तुम्हारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि रिएक्ट करने के बाद बन रहा है एक साल्ट जिसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, एंड साथ ही साथ वाटर यानी कि H2O। अब बात करते हैं 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला प्रॉपर्टी ये है कि सिंपली अगर हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है, हमेशा की तरह यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है, और साथ साथ साल्ट भी बनेगा। बहुत सिंपल है, बेस के नाम पे तुम्हारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल के नाम पे तुम्हारे पास है हमेशा की तरह जिंक। तो दोनों को जब रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा सोडियम जिंकेट, जो कि एक साल्ट है, और साथ साथ बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। और तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट किया जाता है, राइट, पॉप साउंड रिलीज होता है, आई मीन हाँ सही में पॉप साउंड रिलीज होता है, कुछ और नहीं होता है। एंड देन जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, एसिड में क्या था, जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता था, राइट, बट बेस के साथ मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसका, क्योंकि चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये दोनों ही बेसिक इन नेचर है, और बेसिक रिएक्ट करके क्या बनेगा, अंडा ही बनेगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, सही बात है, ठीक है। बेसिक रिएक्ट क्या ही रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। इट्स लाइक बारिश का मौसम में एक रूम के अंदर पे 2 लड़कियां बैठी हुई है, अब वो क्या ही कर लेंगे, है कि नहीं, मतलब हाँ क्या ही कर सकते हैं वो लोग। अगर लड़का और लड़की होता तो कुछ अलग ही सीन होता, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। हाँ तो अब थर्ड प्रॉपर्टी भी देखो थोड़ा रिलेटेड ही है। जैसे हमने बोला था एसिड के अंदर पे क्या था, जो मेटेलिक ऑक्साइड था वो रिएक्ट करता था एसिड के साथ, बट यहाँ में मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा। फिर से बता रहा हूँ, मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या था, एक बेसिक इन नेचर है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना वो रिएक्ट करता है बेस के साथ। क्यों करता है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो 2 चीज बनता है, साल्ट एंड वाटर, राइट। तो यहाँ में भी वही चीज होगा। बेस के नाम पे तुम्हारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको तुमने रिएक्ट करवाया CO2 से। हाँ CO2 गैस के अंदर भी थोड़ा बहुत एसिड पाया जाता है, तो एसिड कंसीडर करेंगे हम। और जो बेस है वो तो मैंने बता दिया, दोनों रिएक्ट करने के बाद बनेगा क्या, साल्ट, जिसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ साथ में बनेगा पानी यानी कि H2O। एंड आखिरी प्रॉपर्टी जो कि इससे सिमिलर ही है, बेस है और उसके साथ तुम एसिड को मिला दो, रिएक्ट करवा दो, क्या बनेगा, 2 ही चीज बनेगा, साल्ट एंड वाटर, जो कि यहाँ भी बन रहा है। और यहाँ से भी वो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो सीन क्रिएट होता है, ये सब यही से क्रिएट होता है, ठीक है। मैं उतना बता नहीं रहा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस चीज को डिटेल में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ तक आने के बाद ये चीज तो क्लियर है, हमने फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को जाना एसिड और बेस का, यानी कि हमने जो लव स्टोरी था ना उसे समझने के लिए कैसा लड़का दिखता है, लड़की कैसी दिखती है, फिजिकल लुक्स, और उनके बीच कैसा बॉन्डिंग है यानी कि केमिस्ट्री कैसा है वो भी जान लिया। अब इन दोनों में कुछ चीजें तो कॉमन होगा ना, इसके वजह से इनके बीच प्यार हुआ है, मोहब्बत हुआ है, यार क्या क्या नहीं हुआ है, ठीक है। अब एसिड एंड बेस के बीच क्या कॉमन है वो जानते हैं। पहले बात करते हैं एसिड का। तो जो एसिड्स होता है कोई भी टाइप का हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, ब्ला हो, एक चीज तो है, जितने भी एसिड्स है वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयंस यानी कि H+ आयंस, जबकि जो बेस है वो रिलीज करता है OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। अब सेकंड देखो, अलग अलग जो एसिड्स का टाइप है ना, वहां पे ये जो H+ आयंस का जो अमाउंट है ना ये अलग अलग रहता है। लाइक
कोई एसिड होगा जो बहुत ही खतरनाक होगा, ठीक है, जिसे छूओगे तो जल जाएगा, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ क्या होता होगा, जो H प्लस आयंस का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो ज्यादा होता होगा। सिमिलरली एग्जैक्टली जो बेस में भी ऐसा ही है, अलग अलग जो बेस है वहाँ में जो OH माइनस यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस है उसका अमाउंट अलग अलग होता है। यानी कि अगर कोई बेस है जो बहुत ही स्ट्रांग है तो वहाँ पे OH माइनस आयंस का क्वांटिटी ज्यादा होगा, और कोई कम है यानी कि कोई वीक है बेस तो उसके अंदर पे OH माइनस आयन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। एंड आखिरी जो चीज है, कोई भी बेस या एसिड कितना स्ट्रांग है यानी कि उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एसिड का H प्लस आयंस के ऊपर और बेस का OH माइनस आयंस के ऊपर, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हो, मैंने पहले ही बताया था, ये उनका सुपर पावर है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पावरफुल, जितना कम होगा उतना कम पावरफुल। देखो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि हाँ कोई चीज एसिड है बेस है वो कैसे पता करोगे, इंडिकेटर्स को देख के। देखिए अपना जीभ का इस्तेमाल नहीं करोगे, ना ही अपना उंगली का इस्तेमाल करोगे। बट अगर मैं तुम्हें 2 ग्लास पे एसिड रख दूं, ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि इन दोनों ग्लास के जो एसिड्स है इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है, बता पाओगे? क्या तुम सही में इस बार फिर से अपना जीभ या उंगली का इस्तेमाल करने वाले हो? मत करना यार, मत करना, ऐसा नहीं करना होता है। इस चीज के लिए कि हाँ कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा ज्यादा वीक है वो पता कर सकते हैं हम एक दूसरा इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब आप जानते हैं कि क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर और उसका थोड़ा बहुत डिटेल्स, राइट? अभी नाम से ही समझ आ रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर सारे जो इंडिकेटर्स एक साथ मिला के उसका मिक्स है कुछ, ये जहाँ क्या होगा अलग अलग कंसंट्रेशन लेवल पे हाइड्रोजन का यानी कि H प्लस आयंस का अलग अलग डिफरेंट कलर्स पे ये स्केल बना हुआ है। चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है अलग अलग कलर्स पे दिखाया गया है। तो सिंपली मैं बताऊं तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये कुछ और नहीं, एक स्केल है जहाँ में अलग अलग कलर्स दिया हुआ है अलग अलग कंसंट्रेशन लेवल्स को दिखाने के लिए हाइड्रोजन आयंस का। इसीलिए शायद यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम भी दूसरा है, पीएच स्केल या फिर पीएच इंडिकेटर। फुल फॉर्म बताओ तो पीएच का क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर तुम कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन जो है ना किसी भी चीज के अंदर में उसका पावर कितना है, क्या वो हाई कंसंट्रेशन पे या लो कंसंट्रेशन पे। हाई होगा तो उसका जो कलर होगा वो गहरा होगा और लो होगा तो उसका कलर क्या होगा, थोड़ा लाइट होगा। देखो टोटल क्या है, 0 से लेके 14 तक का नंबर होता है और अलग अलग कलर्स पे होता है ये, ठीक है। और जो वैल्यूज होता है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू जो होगा 7 से कम होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। यानी कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। कितना खतरनाक है वो आगे देखेंगे हम। और इसका एकदम ऑपोजिट, कोई भी सब्सटेंस, सिंपली कोई भी चीज जिसका पीएच वैल्यू जो होगा ना वो 7 से ज्यादा होगा वो क्या होगा, एक बेस होगा। और अगर एग्जैक्टली 7 होता है, एग्जैक्टली, ठीक है, पीएच स्केल का सेंटर पॉइंट पे जो 7 होता है तो हम कहेंगे वो क्या है, न्यूट्रल है। यानी कि बेसिकली ये क्या होगा, साल्ट होगा, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे सामने वो स्केल है जहाँ पे 0 से लेके 14 तक का अलग अलग नंबर्स अलग अलग कलर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जो सेंटर पॉइंट पे 7 ये क्या है, ग्रीन से शो कर रहा है, ये है न्यूट्रल। ना ही एसिडिक प्रॉपर्टी है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों का मिक्स होके न्यूट्रल है ये, ठीक है। अब मैंने बताया था तुम्हें कि 7 से कम यानी कि देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये है एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। और 7 से ज्यादा आगे इधर ये क्या शो करेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। बट मैंने बताया था अलग अलग लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है, कौन कितना ज्यादा खतरनाक होगा वो भी डिपेंड करेगा इसके नंबर के ऊपर। देखो एसिड का सीन कुछ ऐसा है कि जितना कम रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि देखो जो सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पाया जाता है ना वो 0 1 2 3 ये नंबर्स के अंदर में पाया जाएगा और उसका कलर क्या होगा, एकदम रेड। एंड फिर जो 3 4 5 6 ये क्या है, ये होगा वीक एसिड्स, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा भी था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, फिर जो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, तो ये सब ये यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रल का मैंने बता दिया 7, तो फिर 8 9 10 11 ये क्या है, वीक बेस है। एंड 11 12 13 14 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कलर भी देख लो, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कलर क्या होगा, वायलेट या इंडिगो कलर का होगा। वीक बेस होगा तो उसका कलर ब्लू होगा। और जैसे मैंने बताया तुम्हें कि अगर न्यूट्रल होता है तो ग्रीन होगा। और एसिड का बात करें तो अगर वीक एसिड है तो कलर होगा येलो या ऑरेंज, ठीक है। और अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो रेड होगा, ठीक है। तो ये तो स्केल था, ठीक है। बट इसके अलावा और एक स्केल है जो कि तुम्हारे किताब के अंदर दिया हुआ है, ये स्केल देख रहे हो, जहां में क्या है, स्केल को 20 से भरा हुआ है। एक तरफ H प्लस आयंस को दिखाया गया है, दूसरी तरफ OH माइनस आयंस को दिखाया गया है। सिंपली मैं बता रहा हूँ, एक तरफ
बेस को शो करा गया है और दूसरी तरफ एसिड को शो करा गया है। ये जो पीएच स्केल है ना, इसके अंदर पे दोनों ही एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज होते हैं ना, एक तरफ बेस एक तरफ एसिड। तो यहाँ में एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। तुम इस तरफ जाओगे ना तो क्या होता है, जो भी चीजें होगा ना उसमें जो H+ आयंस है उसका नंबर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी कि जितना ज्यादा H+ आयंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। यानी कि वो कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा। और जितना कम H+ आयंस को शो करेगा उतना वीक होगा, ठीक है। और जब तुम इस तरफ जाओगे ना तो देखो एक समय के बाद क्या होता है कि H+ आयंस बहुत ही कम होता है, ज्यादा क्या होता है OH- आयंस। यानी कि यहाँ में बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा शो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो H+ आयंस का जो नंबर है वो कमते जा रहा है, ठीक है। अब ये हो रहा है तो क्या है, यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी को शो करा जा रहा है और इस तरफ में एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करा जा रहा है। अभी तक भी अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो देखो, ये स्केल तुम्हारे पास कोई चीज है जिसका जो एसिडिक वैल्यू है ना बहुत ज्यादा, यानी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका पीएच वैल्यू बहुत ही कम होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिसका पीएच वैल्यू कम होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसको एकदम उल्टा ले लेते हैं, मान लो कोई वीक एसिड है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर उतना पीएच वैल्यू कम, यानी कि वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। और ये चीज जो ना एग्जैक्ट बेस के केस पे उल्टा होता है। एसिड के केस पे क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज घटता है, बट बेस के मामले पे बहुत सिंपल है, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पीएच वैल्यू अगर ज्यादा होता है तो बेस भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एसिड के केस पे क्या है, नंबर जो पीएच का जितना ज्यादा होगा वो उतना ही वीक होगा, जबकि जितना कम नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और बेस का उल्टा है, जितना ज्यादा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग, जितना कम नंबर उतना वीक, ठीक है। इतना जान लोगे तो काफी आई गेस। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब जैसे सुबह सुबह आंख खोलने से पहले माँ का ताना सुनना पड़ता है मुझे, और रात को सोने जाने से पहले भी बढ़िया सा ताना बेइज्जती सुन के मुझे अपना दिन बिताना पड़ता है। बिल्कुल जैसे मेरे लाइफ में मेरी मम्मी का इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से हम सब के लाइफ में पीएच का इंपॉर्टेंस है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते यार। मतलब जितना ताना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही पीएच इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। कैसे? देखो, नंबर 1 पॉइंट, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए कितना सेंसिटिव रहता है जब पीएच में चेंज होता है। देखो, हमारा जो बॉडी है ना, इसे एक मेंटेन पीएच लेवल चाहिए, यानी कि 7 से लेके 7.8, ठीक है। इसके बीच ही सही से चल पाता है। अगर थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर बारिश होता है ना, अगर वहां पे पीएच लेवल पे चेंज आता है 5.6 से कम, ठीक है, तो क्या होगा, एसिड रेन क्रिएट होगा। अब मान लो कि एसिड रेन होने लग गया, अब इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसे पड़ेगा, एक्वेटिक लाइफ को, यानी कि जो रिवर्स ओशन पे रहने वाले प्राणियां, ठीक है। अब उसके बाद उसे हम ही तो खाएंगे, इनडायरेक्टली हमें भी इम्पैक्ट करेगा वो। एंड देन दूसरा पॉइंट, जो सॉइल के अंदर में भी एक पीएच लेवल होता है, अगर उधर भी चेंजेस होता है ना तो वो प्लांट का ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालता है। जरूरी ये है कि कोई भी जगह पे जो अच्छी तरीके से प्लांट हेल्दीली ग्रो करते हैं ना, एक मेंटेन स्टेबल पीएच लेवल हो। अगर ज्यादा होता है कम होता है, उससे भी वो जो प्लांट का ग्रोथ है ना उसे वो क्या करता है, हार्म करता है, ठीक है। एंड देन ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वहाँ में भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर पे एक एसिड रिलीज होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारा जो खाना होता है उससे डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है कि पीएच जो होता है हमारे दांत को भी सराहने पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम्हारा माउथ का पीएच जो होता है 5.5 से कम होता है ना, तो भाई दांत सड़ने लगते हैं, डिके होने लगते हैं, ठीक है। आखिरी बात करते हैं कि अलग अलग तरीके से ना एनिमल्स एंड प्लांट्स जो एसिड को एज ए सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक मैं बात कर रहा हूँ जो हनी बीज हो गया, या फिर जो कुछ एंट होते हैं ना, वो जब हमें डंक मारते हैं तो एक एसिड रिलीज होता है जिसे तुम फॉर्मिक या फिर मेथनोइक एसिड कह सकते हो। अब जब ये डंक आता है ना इस एसिड से, तो क्या होता है, बदन जलने लगता है, उस जगह पे बहुत ज्यादा पेन होता है, और इस पेन को तुम रिलीव करवा सकते हो बस जहां तुम्हारा जल रहा है, जहां डंक मारा गया है, वहां पे तुम लगा दो बेकिंग सोडा और तुम्हें आराम मिलने लगेगा। दैट्स इट। अब क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे जहरीला डंक कौन सा है, जिससे तुम भाई साहब 1-2 दिन छोड़ो, रिकवरी करते करते पूरा जिंदगी लग जाता है। हाँ, सही सुना तुमने और सही समझा तुमने। मैं बात कर रहा हूँ रिश्तेदारों का। जो डंक वो मार के जाते हैं ना भाई, वो जिंदगी भर के लिए रह जाता है, कभी नहीं जाता है। एक काले धब्बे की तरह, ट्रॉमा की तरह, डिप्रेशन की तरह। हाय भाई, क्या होता है। हाँ, तो अब एसिड और बेस के बारे में जानने के बाद अब समय है कि जाने हम साल्ट क्या होता है, कैसे बनता है,
एंड ऑन ऑन ऑन। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है ना कि साल्ट कैसे बनता है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसके वजह से बनता है साल्ट। यानी कि तुम कह सकते हो जो प्यार हुआ था ना एसिड और बेस के बीच, उसका ही प्यार का फल ये कह सकते हो तुम, साल्ट। अच्छा, एक बात सुनो, कुछ याद आया मुझे तो वो बता देता हूँ पहले। इतना तक देखो, मेरा सीन क्या पता है, मेरी मम्मी ना बहुत ब्यूटीफुल है बट शाई है थोड़ा, ठीक है, इंट्रोवर्ट कह सकते हो। और मेरे पापा एक्सट्रोवर्ट है, कूल है बट देखने में अगली टाइप का है, ठीक है। हाँ ठीक है। और मैं यार शाई भी हूँ और अगली भी हूँ। भगवान ने बस 2 गंदी चीजें दी है मुझे मेरे मम्मी पापा का, अब क्या कर सकते हैं ना। तो ये तो मेरा कहानी था, बट साल्ट के केस में भी देखो कुछ ऐसा ही है। दोनों का कोई एक मिक्सचर है जो एसिड और बेसिक का प्रॉपर्टी से दोनों ही तुम्हें मिलेगा साल्ट के अंदर पे, और वो कुछ नया ही बना रहा है, ठीक है। एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास एसिड के नाम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस के नाम पे तुम्हारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट करवाया, वाटर बनेगा एंड साल्ट बनेगा, कॉमन साल्ट, जिसे हम नाम देंगे क्या, सोडियम क्लोराइड। ये वही साल्ट है जो हम खाते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब अगला टॉपिक, ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, फैमिली ऑफ साल्ट। अच्छा ये बताओ तुम्हें पता है मेरा एक बहन है, चैनल भी हमारा था सिबलिंग्स। अब हम दोनों में ना कुछ चीजें कॉमन है क्या, हमारा हेयर, नहीं दिमाग यार, दोनों ही बिल्कुल पागल है, बिल्कुल लिटरली बिल्कुल ही पागल है हम लोग। अब जो साल्ट का फैमिली है ना, वहां भी हमें यही चीज देखना है, हर एक साल्ट के अंदर पे कुछ ऐसा चीज होगा जो कॉमन होगा और वही उसे फैमिली बनाएगा उस ग्रुप का। लाइक देखो, मैं तुम्हारे सामने 2 साल्ट रख रहा हूँ, ठीक है, एक का नाम है सोडियम क्लोराइड और दूसरे का नाम है सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, Na, यानी कि सोडियम कॉमन है, यानी कि इसका फैमिली क्या है, सोडियम। ये दोनों ही साल्ट सोडियम फैमिली से है। और एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगेन सोडियम क्लोराइड एंड साथ में लेते हैं अब पोटेशियम क्लोराइड। तो देखो ये किसका फैमिली से है, ये ClCl यानी कि क्लोराइड, दोनों क्लोराइड फैमिली से है, राइट। तो समझ गए, फैमिली वाला ऐसा ही सीन रहता है। एंड pH ऑफ साल्ट, अब साल्ट का pH देखना, एसिड का देखा था, बेस का देखा था, बहुत सिंपल है। अगर साल्ट एग्जैक्टली न्यूट्रल साल्ट होता है ना, तो उसका pH वैल्यू क्या रहेगा, 7 रहेगा। क्यों 7 रहेगा, क्योंकि उस साल्ट को बनाने में स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल किया गया होगा और बराबर मात्रा पे इस्तेमाल किया गया होगा, इसलिए वो न्यूट्रल है। अब मान लो एक एसिडिक साल्ट है, यानी कि वह एसिड के अमाउंट कुछ ज्यादा होता होगा, तो उसका pH वैल्यू कैसा रहेगा, 7 से कम, एंड वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा उसे, ठीक है। एंड थर्ड और आखिरी, ठीक है, अगर बेसिक साल्ट होगा, मतलब वहां बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स साल्ट का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता होगा और वहां वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा, यानी कि वो साल्ट होते हुए भी, नमक होते हुए भी, भाई उसमें बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा दिखता है, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करा गया है और वीक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, राइट। अब आखिरी चीज आ जाओ, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। क्या है समझो, जो ओशन एंड सी वाटर होता है, वहां पता है तुम्हें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट पाया जाता है, राइट। हम उसी पानी से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, वो प्रोसेस अलग है, इस वीडियो में नहीं बता रहा। अगर तुम्हें पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो देख लो। बट जो भी हो, वो जो कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड हम निकालते हैं ना, उसका हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं अलग अलग केमिकल के तौर पे। और ये जो टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, ये वही बताता है कि देखो ये जो सोडियम क्लोराइड हमने नदी से निकाला है ना, यानी कि नमक जो हमने ओशन से निकाला है ना, इसका हम अलग अलग जगह यूजेस कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ कर सकते हैं, पहला कॉस्टिक सोडा, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा बेकिंग सोडा, फोर्थ वॉशिंग सोडा और आखिरी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन 5 के बारे में डिटेल में देखना है, यानी चैप्टर खत्म। हाँ, नंबर 1 कॉस्टिक सोडा। केमिकल नाम क्या है कॉस्टिक सोडा का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला NaOH। ये बनता कैसा है, बहुत सिंपल है, नॉर्मल साल्ट का सोल्यूशन बनाना है, जिसे ब्राइन कहते हैं। अब वो जो सोल्यूशन होगा ना, उसके अंदर में तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी दौड़वाना है, एंड जब दौड़ाओगे तो बनेगा एक नया चीज, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जिससे कॉस्टिक सोडा को बनाया जाता है, जिसे मैंने बहुत आसानी से तो बता दिया सिंपली, बट इतना सिंपल है नहीं, ठीक है। इसका नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। और बनाने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सोडियम क्लोराइड और पानी को मिक्स किया, यानी कि जो ये 2NaCl, साथ में वाटर मिक्स करके तुमने बनाया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ साथ में इससे रिलीज होता है 2 गैसेस, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं कि कॉस्टिक सोडा का यूज कहाँ है। तो
साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री पे इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है, पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है और आखिरी पेस्टिसाइड्स को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकंड केमिकल जो बनता है सोडियम क्लोराइड से, वो है ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। बनता कैसे एग्जैक्टली देखो, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। होता क्या है देखो, एक ड्राई स्लैग लाइम होगा जिसे कॉमनली कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है एंड देन बनता है ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, सिंपल है। ड्राई स्लैग लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा दो क्लोरीन गैस के साथ, तो बनेगा तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर प्लस HO2 यानी पानी में बनता है साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का। देखो इंडस्ट्रीज में जो कॉटन एंड लेनिन होता है ना, उसमें ब्लीचिंग पाउडर को छिड़का जाता है। सेकंड, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड देखो पेपर इंडस्ट्री में फिर देखो जो लकड़ियों को क्या करते हैं, काट काट के छोटा छोटा करते हैं ना, उसे कहते हैं वुड पल्प। अब इस वुड पल्प के ऊपर भी छिड़का जाता है ब्लीचिंग पाउडर। एंड तीसरा है कि ये एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। और आखिरी चीज, जो गंदे पानी होते हैं ना, बिल्कुल ही पीने लायक नहीं होता, वहां भी तुम ब्लीचिंग पाउडर को छिड़क के देन तुम फिल्टर करके पी सकते हो। तो यही सब यूजेस था। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा का। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। बनता कैसे, 3 चीजें चाहिए। पहला तो सोल्यूशन जो होगा सोडियम क्लोराइड का, वहां पे क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया मिक्स कर दो और बन जाएगा तुम्हारा बेकिंग सोडा। देखो फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली बनता कैसे यहाँ समझोगे। NaCl यानी कि तुम्हारा जो भी नमक है सोडियम क्लोराइड, उसके साथ थोड़ा पानी क्योंकि NaCl का सोल्यूशन होगा ये। एंड तीसरा चीज कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ होगा अमोनिया। मिक्स कर दोगे तो 2 चीज बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड ही क्या है, बेकिंग सोडा है। यूजेस का बात करते हैं तो देखो कोल्ड ड्रिंक बनाने में इस्तेमाल होता है, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में इस्तेमाल होता है, और जो हमें एसिडिटी होता है ना, वहाँ पे एंटी एसिड का जो इंग्रेडिएंट्स होता है ना, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटी एसिड यानी समझो एसिड का एकदम उल्टा, जो बेस, जिससे एसिडिटी होता है तो खाते तो आराम मिलता है। ठीक है, एंड आखिरी बेकिंग पाउडर भी बनता है इसी से। ठीक है, सवाल आता है कि क्या है बेकिंग पाउडर, कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, देखो एक एसिड है जिसका नाम है टर्टरिक एसिड, उसे मिला दो तुम बेकिंग सोडा में और बन जाएगा तुम्हारा बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या होता है वो तो पता है तुम्हें, जो केक होता है या कोई भी ब्रेड होता है उसे सॉफ्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ का, वॉशिंग सोडा। कैसे बनता है देखो, थोड़े पहले हमने बेकिंग सोडा बनाया था, राइट। अब उधर अगर तुम बेकिंग सोडा को हीट करते हो ना, तो उससे बनता है सोडियम कार्बोनेट। अब वो जो सोडियम कार्बोनेट तुमने बेकिंग सोडा को गर्म करके बनाया ना, उसी से बनता है वॉशिंग सोडा। देखो कैसे, तुमने बेकिंग सोडा को हीट करके बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है तुम्हें, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से क्रिस्टलाइज कर देना है। यानी कि पानी के साथ सिंपली बोलूं तो सोडियम क्लोराइड को अगर तुम जमा देते हो ना, बर्फ बना देते हो, क्रिस्टल कर देते हो, तब बन जाएगा तुम्हारा वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला कुछ ऐसा है देखो, Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HO2। फॉर्मूला से तुम समझ जाओ, ये जो क्या है सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है यहाँ पे। ठीक है, HO2 क्या है, वाटर होता है, दोनों को मिला दिया। देखो नॉर्मली रिएक्ट होता है तो टूटता है क्योंकि वहाँ पे हीट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर कोई भी रिएक्शन होता है, बट यहाँ रिएक्शन में क्या कर रहा है, क्रिस्टलाइज कर दिया जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, ये देखो दोनों का मिक्स होके कुछ ये बन रहा है, और ये क्या है तुम्हारा वॉशिंग सोडा है। इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, यूजेस के बारे में बात करते हैं तो ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, घर का जो क्लीनिंग एक्टिविटीज होता है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, और आखिरी जो वाटर का हार्डनेस है ना, उसे भी रिड्यूस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आखिरी बात करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। केमिकल फॉर्मूला ये रहा, इसे समझने से पहले समझो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। तो तुम्हें जिप्सम के बारे में पता होगा, राइट। तो यहाँ में कुछ नहीं करते हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, जिप्सम को बस उबाल देते हैं, गर्म कर देते हैं, जिसके बाद क्या होता है, जिप्सम का जो मॉलिक्यूल्स है ना, आधा हो जाता है हीट करने की वजह से। जब हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो जितना भी जिप्सम का मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो आधा हो जाता है। जब वो आधा हो जाता है तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देख लो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, वहां एग्जैक्ट सब कुछ है, ठीक है, बस यहाँ 2 का जगह में 1/2 है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वहां थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से जिप्सम कन्वर्ट हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। ठीक है, और एग्जैक्टली फिर अगर तुम वही वाटर को ऐड कर देते हो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, तो वो फिर से बन जाएगा जिप्सम। बहुत सिंपल है। तो यूजेस का बात करते हैं, घरों का जो दीवार होता है ना, उसे स्मूथ बनाने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी डेकोरेटिव मटेरियल्स होता है वह इस्तेमाल होता है। और जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा हड्डी तोड़ दे क्योंकि तुमने उसका 2 साल का उधारी वापस नहीं किया है, तो वहां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सिंपली बोलो तो अगर हड्डी टूट गया तो जो फ्रैक्चर बोन्स को भी रिकवरी करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है।
तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो समझ आया होगा, और अगर समझ आया ना तो यार सब्सक्राइब नहीं करके जाने वाले हो क्या तुम? देखो पाप लगेगा, सही में बता रहा हूँ, सिंगल मरोगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक छोटा सा चीज, एक सेकंड चैनल भी हमारा द सिबलिंग्स, उसे भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी एनिमेशन होता है मेरा मैं नहीं करता है, तो ही डिजर्व राइट थोड़ा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आया तो उसका चैनल भी। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में।